बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। लास्ट वीक जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्जाम हुए दोनों में एक एक सवाल यहाँ से पूछा गया था। इसका मतलब ये है कि वो यूएनओ के टॉपिक को एग्जामिनर टच कर रहा है, कोई ना कोई सवाल यहाँ से बन रहा होता है। तो इसे हम जरा डिटेल में देखेंगे कि यूएनओ के हवाले से कमीशन कौन कौन से सवाल पूछ सकता है। तो यूएनओ आपको पता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंटर गवर्नमेंटल, बहुत सारी गवर्नमेंट, बहुत सारे कंट्रीज ने मिलके ये इस तरह से कहेंगे कि आप ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है बहुत सारे मुल्कों की। ये बेटा 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया, अमेरिका में इसकी बुनियाद रखी गई। यूएनओ डे मनाया जाता है हर साल 24 अक्टूबर को। ये सवाल भी बना है यूएनओ डे कब मनाया जाता है या किस डेट को इसकी बुनियाद रखी गई। इसका जो चार्टर है उसके 111 आर्टिकल हैं। इसका जो चार्टर साइन हुआ था उसकी डेट भी पूछी जाती है। 26 जून 1945 को इसका जो चार्टर था वो साइन किया गया। 26 जून याद रखिएगा। ये भी सवाल बना है, कितने आर्टिकल हैं ये भी इसका सवाल बना है। इस वक्त इसके मेंबर कंट्रीज कितनी है? 193, 193 मेंबर कंट्रीज है। और 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। ऑब्जर्वर स्टेट मतलब फ्यूचर में जिन्हें कंट्री का दर्जा दिया जा सके, जिसमें एक फलस्तीन है और दूसरा हमारे पास वेटिकन सिटी है। मकसद क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को क्या करना? मेंटेन करना। प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना। डिलीवरिंग ह्यूमैनिटेरियन एड, प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अपहोल्डिंग द इंटरनेशनल लॉ। ये इसका मकसद है। इसका जो मेन मकसद है, आप ये देखें कि जो इंटरनेशनल लॉ है उन पे अमल दरामद करवाना, और जो पीस है, इंटरनेशनली पीस और सिक्योरिटी, उसे देखना। आप इसे सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि दुनिया को जंगों से बचाना, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये बनी थी। इसका काम दुनिया को तीसरी वर्ल्ड वॉर से, तीसरी जंग से रोकना है असल में, और किसी हद तक ये कामयाब भी हुई। आप देखें 1945 से अब तक तो थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुई, अभी तक 2 ही हुई हैं। इससे पहले इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी वो लीग ऑफ नेशन थी, LON, जिसे चाइल्ड ऑफ वॉर भी कहते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो थी, उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई कि दोबारा से सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, दोबारा से इस तरह से इतनी बड़ी जंग ना हो, तो लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी। लीग ऑफ नेशन आपको बताया, ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का इसे चाइल्ड कहते हैं, बच्चा कहते हैं। लेकिन ये नाकाम हो गई, ये दुनिया को दूसरी जंग अजीम से ना बचा सकी। इसके होते हुए दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। अब जब दूसरी जंग अजीम हुई तो ये फेल हो गई। अब दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया गया, इसी के स्ट्रक्चर को दोबारा से बेहतर किया गया ताकि ये कामयाब हो, दुनिया तीसरी जंग की तरफ ना जाए। तो ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। आगे चलते हैं जी, इसके रिलेटेड सवाल और कौन कौन से वो पूछता है। देखें, अब देखिए जी, ये सवाल पूछा गया था कमीशन के एग्जाम में कि कौन कौन से वो पिलर है, फीचर है कि यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि मेंबर बनने के लिए कोई भी स्टेट जो है उसे कंट्री डिक्लेयर करती है यूएनओ, तो उसके लिए वो कौन कौन से मेजर्स देखती है, कौन कौन से वो बुनियादी शराइत हैं जो कि वो पूरी करवाती है यूएनओ। नंबर 1 ये है कि जी किसी भी मुल्क को स्टेट या कंट्री डिक्लेयर करने के लिए यूएनओ देखती है कि वहां पे उस मुल्क के अंदर कुछ लोग रहते हैं, पीपल, कोई पॉपुलेशन है कि नहीं है। तो पहली कंडीशन क्या है? परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए उस मुल्क में, उस जगह पे जिससे आप कंट्री डिक्लेयर करवाना चाहते हैं। नंबर 2, डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे हमारे पास टेरिटरी मतलब उसका कोई मैप होना चाहिए, उसके पास कोई जमीन होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है हमारे पास गवर्नमेंट। तीसरी कंडीशन क्या है?
गवर्नमेंट, कोई ना कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जरूर होना चाहिए, चाहे वहां बादशाह हो, चाहे वहां जमहूरियत हो, चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना जरूरी है उस पॉपुलेशन पे और उस जमीन के ऊपर। चौथे नंबर पे हमारे पास है जी कैपेसिटी टू इंटर रिलेशन विद अदर्स, इससे हम सवर्निटी क्या देते हैं। तो चौथा जो है ना जी हमारे पास क्या है जी, ये पिलर है। तो ये चार चीजें देखती है यूएन, उसके बाद उसे रियासत का, उसे कंट्री का दर्जा मिल जाता है। तो आखिरी मुल्क जो अभी इसका हिस्सा बना है यूएनओ का, वो साउथ सूडान है। साउथ सूडान है जो कि 2011 में इसका मेंबर बना। ये सवाल बनता है कि दुनिया का जो यंगेस्ट कंट्री है, जिसकी सबसे कम उम्र है, वो साउथ सूडान होगा। 2011 में इसकी बर्थ हुई। ठीक हो गया जी, ये सवाल बनता है। तो इस वक्त 193 मेंबर स्टेट्स हैं किसकी, यूएनओ की, और 2 ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर में हमारे पास फलस्तीन है और साथ में वेटिकन है। इन्हें फ्यूचर में इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ, फ्यूचर में इन्हें कंट्री का दर्जा दिया जा सकता है, क्योंकि इनकी तकरीबन ये जो चारों कंडीशन है वो पूरी हो चुकी है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा इसके डिपार्टमेंट्स जो है यूएनओ के कितनी है, ये सवाल बनता है। सादा सा सवाल बनेगा, सिंपल सा। तो वो कहेगा जी कितने डिपार्टमेंट है, तो 6 डिपार्टमेंट है बेटा यूएनओ के। कितने डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास, टोटल 6 डिपार्टमेंट्स हैं। कितने डिपार्टमेंट्स हैं, 6 डिपार्टमेंट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है यूएन जनरल असेंबली। यूएन जनरल असेंबली जो है बेटा इसका हेडक्वार्टर हमारे पास कहाँ है जी, न्यूयॉर्क में है। इसका जो प्रेसिडेंट होता है वो 1 साल के लिए इलेक्ट होता है। आजकल जो है उनका नाम है डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस साहब जो है इस वक्त प्रेसिडेंट है किसके, यूएन जनरल असेंबली के। इसका ताल्लुक नॉर्थ अमेरिका कंट्री है, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। ये आइलैंड है कैरिबियन कंट्रीज में आप कह सकते हैं, जहां पे हमारे पास वेस्ट इंडीज है, उसके साथ ही कहीं पे ये जजीरों पे मुश्तमिल एक कंट्री है, वहां से इसका ताल्लुक है। डेनिस फ्रांसिस का, जो कि 1 साल के लिए प्रेसिडेंट रहेगा किसका, यूएनओ की, यूएन की जनरल असेंबली का। मेंबर कंट्रीज मैंने आपको बता ही दिया बेटा 193 हैं, 2 इसमें ऑब्जर्वर स्टेट है और साउथ सूडान आखिरी मुल्क है जिसने ज्वाइन किया है यूएन जनरल असेंबली को। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास दूसरा जो डिपार्टमेंट है। अच्छा, इसका फिर सेक्रेटरी जनरल भी होता है, प्रेसिडेंट। मैंने बता दिया आपको सेक्रेटरी जनरल की जो टेन्योर होता है वो 5 साल होता है। सबसे दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन इंसान जो है रिटर्न फॉर्म में, वो हमारे पास यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल होता है। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी ज्यादा ताकतवर है इख्तियारात की अगर सूरत हाल में हम देखें, मतलब इख्तियारात के हिसाब से देखें तो ये दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन इंसान होता है यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल। 5 साल इसकी मुद्दत होती है। ठीक हो गया जी। तो इस वक्त जो सेक्रेटरी जनरल है करंट जो हमारे पास, वो अंतोनियो गुतरस है। अंतोनियो गुतरस साहब जो है क्या है जी इस वक्त 9th, ये पूछेगा कौन से है, 9th सेक्रेटरी जनरल है यूएनओ। इसका ताल्लुक कहां से है, पुर्तगाल से। तस्वीर आपको नजर आ रही है सामने, पुर्तगाल से इसका ताल्लुक है। पुर्तगाल का ये प्राइम मिनिस्टर भी रहा है। ये दोनों सवाल बन सकते हैं। ये करंट हमारे पास सेक्रेटरी जनरल है, ये अभी आगे चलेगा, दूसरी टर्म के लिए इलेक्ट हुआ है। ये अभी दूसरी टर्म के लिए इलेक्ट हुआ, ये 2028-29 तक चलेगा। तो ये आपके साथ है, इसे जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं जी। फिर वो पूछता है जी पहला जो सेक्रेटरी जनरल था वो कौन था जी। पहला जो सेक्रेटरी जनरल था ट्राई गिव ली। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो याद रह जाएगा। ट्राई नाम आपको पता है, अंग्रेजों के थोड़े से मुश्किल होते हैं, हमारी जबान पे जल्दी से नहीं आते, लेकिन हमने याद करना है और एमसीक्यूज को ठीक करना है। इनके टेन्योर भी याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने लिख दिए हैं। अगर कोशिश करेंगे तो भूल जाएंगे, जरूरत ही नहीं है, पेपर में पूछा ही नहीं जाएगा। हमारा जो टारगेट होता है वो 1 पेपर एमसीक्यूज होता है, कि हमारा एमसीक्यूज जो है वो ठीक होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। आपके स्पेलिंग की मिस्टेक है, कोई इशू नहीं है। तो आपने कोशिश करना होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं डेट्स, बस वो याद रखनी होती है। ज्यादा जब आप याद करने की कोशिश करते हैं तो मिक्स हो जाती हैं सारी, फिर वो जो करने वाली होती है वो भी रह जाती है। तो इसे आप छोड़ सकते हैं। ट्राई गिव ली साहब है जी जो पहले सेक्रेटरी जनरल थे यूएनओ के। इसके बारे में यही सवाल बनता है क्योंकि वो पहला था, उसका एजाज ये है कि वो पहला था, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल था, इसीलिए इसके बारे में सवाल बनता है। उसके बाद आज हमारे पास तो दूसरे नंबर पे सेकंड सेक्रेटरी जनरल, ये जरूर पूछा जाता है आपसे, डैग DAG डैग हैमर्स कोल्ड, हैमर्स कोल्ड।
तो ये है ये हमारे पास दूसरे सेक्रेटरी जनरल। इनके बारे में सवाल ये बनता है कि वो कौन सा सेक्रेटरी जनरल था यूएनओ का जो प्लेन क्रैश में जिसकी डेथ हुई थी, जो जहाज के तबाह गिरने से जिसकी डेथ हुई थी। तो सवाल इसके बारे में ये बनेगा कि डाग अमरजेकोल्ड साहब जो थे ये प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हुई थी। बस तीसरा नंबर वाला इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये साउथ एशिया से था, ये बर्मा से था। इसके बारे में सवाल बनता है कि एशिया का पहला सेक्रेटरी जनरल, यूएनओ का पहला सेक्रेटरी जनरल जिसका ताल्लुक एशिया से था, तो वो यूथांड है। यूथांड ये तीसरा सेक्रेटरी जनरल है। ओवरऑल पूछेगा तो तीसरा बताएंगे आप, और फर्स्ट एशियन पूछे तो आप कहेंगे वो यूथांड था, इसका ताल्लुक बर्मा से था। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास चौथा भी पूछा गया पेपर में बेटा, कुर्त विलियम साहब जो थे ये चौथे सेक्रेटरी जनरल थे यूएनओ के। कौन से? चौथे सेक्रेटरी जनरल है जी, जिसके दौर में आप देखें कि हमारे पास कैंप डेविड एग्रीमेंट हुआ था, इसी का दौर था। ठीक हो गया जी। उसके बाद वाले जो दो हैं ये आप चाहें तो याद रख लें, याद रह जाए तो ठीक है, वरना छोड़ भी सकते हैं आप इन्हें आप छोड़ भी सकते हैं। पहले 4 जरूर करने हैं, आखिरी 3 भी जरूर करने हैं। दरमियान वाले 2 छोड़ सकते हैं। दरमियान वाले का नाम है हमारे पास जावेर पेरेस साहब भी 1 टर्म गुजार के गए हैं, 2 टर्म ऐसे इन्होंने मैक्सिमम गुजारी हुई है। उसके बाद हमारे पास बीबी गाली, इसे काट दें यहां से, बीबी 2 याद रखें, बीबी गाली इस तरह से याद रख सकते हैं, छठे थे ये। उसके बाद हमारे पास कोफी अनान है। कोफी अनान के बारे में जरूर सवाल बने हैं, बहुत सारे सवाल बनते हैं, कोफी अनान को हम अलग से देखते हैं। उसके बाद हमारे पास बान की मून साहब आए थे कोफी अनान के बाद 2007 से 2017 तक, साउथ कोरिया से इनका ताल्लुक था, ये 8वें थे। उसके बाद हमारे पास 9वें जो है हमारे पास वो अंतोनियो गुतरस है, ये जो अभी बैठे हुए करंट 2017 से चल रहे हैं, ये 17 से चल रहे हैं। तो फिर तो ये मेरे ख्याल से अगर 2 टर्म पूरी करेंगे तो ये 2027 तक रहेंगे, शायद 26-27 तक रहेंगे ये। ठीक हो गया जी। अंतोनियो गुतरस साहब, ये याद रखिएगा। अब जरा कोफी अनान को डिटेल में इसलिए देखते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सवाल बनते हैं। ये है जी हमारे पास कोफी अनान साहब, इनका ताल्लुक घाना से था बेटा। ये कहां से थे सवाल बनता है, इनका ताल्लुक कहां से था बेटा? घाना से था, घाना से। कोफी अनान साहब घाना, आपको पता अफ्रीका का एक मुल्क है घाना, गोल्ड कास्ट जिसे हम कहते हैं, इस पर अलग से भी मैं बना चुका हूं लेक्चर। तो ये 7वें सेक्रेटरी जनरल है। पहला सवाल ये बनता है कि ये कौन से नंबर के थे? 7वें सेक्रेटरी जनरल थे। इनका टेन्योर 1997 से लेकर 2006 तक था। ये वो दौर था जब अमेरिका ने इराक पे अटैक किया 2003 में, अमेरिका ने अफगानिस्तान पे अटैक किया 2001 में, 9/11 इसके दौर में हुआ। तो ये जबरदस्त किस्म के इंसान थे। क्यों जबरदस्त थे? इसने अमेरिका की डट के मुखालफत की थी जब ये अमेरिका ने हमला किया अफगानिस्तान पे और इराक पे, इसने डट के मुखालफत की थी अमेरिका की। इस वजह से भी दूसरा ये फर्स्ट रैंकर स्टाफ में से थे। रैंकर स्टाफ से मतलब है कि यूएनओ के ये छोटे मुलाजिम थे, तरक्की करते 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 अपने काम की बिना पे ये यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल बने। इससे पहले या इसके बाद जितने भी आए हैं वो बाहर से उठाए गए थे। कोई प्राइम मिनिस्टर था, बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े फिगर्स थी, लेकिन ये क्या था? यूएनओ का मुलाजिम था, वहीं से ये क्या बना है? यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल बना। इसके लिए कितनी बड़ी एजाज की बात है। फिर जो बंदा ग्राउंड से आता है, चीजों को समझ के आता है, वो उसमें उस डिपार्टमेंट की खूबियां और खामियां जानता है। इसने बहुत सारी रिफॉर्म्स की थी यूएनओ में। इसने सबसे पहले तो इसने क्या किया? उसने कहा कि सेक्रेटरी जनरल इतनी ज्यादा पावर, दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान, तो इसने क्या किया? इसने कहा कि नहीं, एक और सीट इसके साथ में क्रिएट की जाए, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल की। कुछ इख्तियारात उसे डिप्टी सेक्रेटरी जनरल के पास होने चाहिए। कौन अपनी पावर किसी को देता है? इसने कहा कि नहीं, पावर की तकसीम होनी चाहिए। यह भी सवाल बना है, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल को हम बाद में डिस्कस करते हैं कि किस साल में यह सीट क्रिएट की गई डिप्टी सेक्रेटरी जनरल की। इसके दौर में 1997 में, 1997 के एंड में जाके। फिर इसने कहा कि यार ये जो 5 पावर हैं, 5 जो पावर हैं जो कि क्या करती है जी, जिनके पास वीटो पावर है, जो दुनिया में जो भी काम करना चाहती हैं वो जो है ना उस पर इंप्लीमेंट कर देती हैं। तो ये जो नंबर है 5, ये बढ़ाने चाहिए। इसने प्रपोज किया था। 4 और मुल्क थे जिन्होंने जिसके बारे में इसने कहा था कि इन्हें भी जो है ना मेंबरशिप मिलनी चाहिए परमानेंट, जिसमें एक इंडिया था, एक जापान था,
एक जर्मनी था, एक ब्राजील था, जिन्होंने बाद में मिलकर G4 बनाई। तो इस तरह का इसने मशवरा दिया कि यार ये जो 5 मुल्क है इनकी ज्यादादारी है, जो चाहते हैं ये कर लेते हैं, थोड़े से और मुल्क भी इसमें ऐड होंगे तो थोड़ी सी और जमहूरियत होगी। लेकिन इसका मशवरा कहाँ माना जाना था, नहीं माना गया। बताने का मकसद ये है कि बड़े जबरदस्त किस्म के इंसान थे। 2001 में इसे नोबेल प्राइज भी दिया गया, सवाल बनाया पेपर में, नोबेल प्राइज इन्हें कब मिला है। ठीक हो गया जी। 2018 में इनकी डेथ हुई है, कोफी अन्नान साहब की जो डेथ हुई है वो 2018 में हुई है बेटा। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा डिपार्टमेंट है, पहला डिपार्टमेंट था ये जिसके बारे में हमने ये सारी चीजें देखी, ये हमारे पास बेटा दूसरा डिपार्टमेंट जिसे हम कहते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका अभी पाकिस्तान 8वीं दफा नॉन परमानेंट मेंबर बना है। पिछले वीक की खबर थी, इस पर मैंने लेक्चर भी बनाया है। तो दूसरा डिपार्टमेंट, पहला यूएन जनरल असेंबली, उसके बाद दूसरे नंबर पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 15 मेंबर थे। अगर आपसे पूछा जाए इसके मेंबर कितने कंट्रीज कितनी है जी, 15 है, जिसमें से 5 जो है परमानेंट है और उसके बाद आप देखेंगे 10 जो है नॉन परमानेंट है। 5 इसमें हमारे पास परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट है। परमानेंट का मतलब ये है कि वो बैठे हैं, वो पहले दिन से चलते जा रहे हैं, वो ही रहेंगे आगे भी, उनके पास वीटो पावर है। दुनिया में कोई भी काम करना है, अगर ये 5 मुल्क मुत्तफिक हो जाए तो ये वो कर गुजरेंगे। किसी मुल्क पे चाहे हमला करना है या किसी गेट बंद करनी है, तो इस तरह से इनके पास वीटो पावर है, सोल पावर है। वीटो पावर का मतलब ये समझिए आप कि 4 मुल्कों में से एक मुल्क ने भी अगर कह दिया कि ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए, 4 कह रहे हैं जी होना चाहिए, तो वो वीटो कर देगा, खत्म हो जाएगा, 4 की कोई वैल्यू नहीं है। ये वीटो पावर है। जब कश्मीर के ऊपर कि वहां पे जो है ना रेफरेंडम होना चाहिए, वहां के लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक कश्मीरियों का फैसला होना चाहिए, ये पाकिस्तान की जो करारदाद थी बड़ी मजबूत थी। 60 की दिहाई की बात कर रहा हूं मैं। उस वक्त सारे मुल्क पाकिस्तान के हक में थे, 4 के 4, सिवाय रशिया के। रशिया उस वक्त इंडिया और रशिया की कुछ थे, कोल्ड वार का ये दौर था। तो 4 मुल्क पाकिस्तान के हक में थे कि जी इसका इस तरह से हल होना चाहिए, लेकिन रशिया ने उसे वीटो कर दिया था। तो रशिया ने आज तक सवाल बनाया पेपर में कि कौन सा मुल्क है जिसने सबसे ज्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, तो रशिया ने किया है, इसीलिए उस पर फिर अमल दरामद नहीं हुआ। ठीक हो गया जी। तो 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन सी हैं जी हमारे पास? चाइना है, फ्रांस है, रशिया है और यूके और यूएसए। अमेरिका बहादुर सबसे पहले, उसके बाद यूके, बर्तानिया, फिर हमारे पास फ्रांस, फिर हमारे पास रशिया और चाइना। चाइना के बारे में सवाल बनता है कि ये कब बना परमानेंट मेंबर यूएनओ का? तो ये बेटा 1971 में बना। इसे निकाल दिया गया था जब चाइना में इनकलाब आया और अमेरिका के मुखालिफ जब गवर्नमेंट बनी, तो चाइना को 1949 में निकाल दिया गया था, ताइवान को इसमें ऐड किया गया था। लेकिन 1971 में जब दोबारा से बातचीत हुई चाइना की और अमेरिका की, उसमें पाकिस्तान ने भी अपना रोल प्ले किया था। हेनरी किसिंजर साहब का ये दौर था, 70 की दहाई। हेनरी किसिंजर साहब आते थे पाकिस्तान मिलने के लिए और नमूदार होते थे चाइना से, तो बातचीत शुरू करवाई गई और उसके बाद चाइना को तस्लीम किया गया किसका? परमानेंट मेंबर। तो चाइना को 1971 के अंदर दोबारा परमानेंट मेंबरशिप मिली यूएनओ की। ये सवाल बना है पेपर में। उसके बाद फ्रांस है, रशिया है और आपको पता है यूके और यूएसए, 5 परमानेंट सीट्स हैं। 10 हमारे पास नॉन परमानेंट सीट्स हैं। 10 2 साल के लिए इलेक्ट होती है। ये 2 साल के लिए, इनका टेन्योर कितना है बेटा? 2 साल का है। 2 साल के लिए इलेक्ट होती है ये। अब उस 2 साल में आप ये देखें कि हर साल 5, जिस तरह अभी हमारे जो इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान जिसका मेंबर बना है, तो 5 के इलेक्शन हुए हैं। अगले साल 25 और 26 के लिए 2 साल मेंबर रहेगा पाकिस्तान। उसके बाद अगले साल फिर 5 आ जाएंगे, तो हर साल 5 रिप्लेस हो रहे होते हैं। 5 इस साल हो गए, 5 अगले साल हो जाएंगे, फिर 5 उससे अगले साल हो जाएंगे। इस तरह से 5 की जो है ना वोटिंग हो रही होती है। रीजन वाइज ये सीटें तकसीम की गई है। अभी हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान की वोटिंग के हवाले से। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं जी, चलें जी। उसके बाद हमारे पास है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके बारे में सवाल पिछले दिनों पूछा गया पेपर में। ये किस तरह के केसेस को डील करता है? ये स्टेट्स के जो मैटर हैं उन्हें डिस्कस करता है, उन्हें डील करता है, या फिर
जो क्रिमिनल केसेस होते हैं इंडिविजुअल के, उन्हें भी ये डील करता है या नहीं करता, इस तरह से ऑप्शन थे। तो ये आपने याद रखना है कि ये हमेशा जो स्टेट्स हैं उनके दरमियान में जो इश्यूज होते हैं उन्हें रिजॉल्व करता है, इंडिविजुअल केस ये नहीं सुनता। ये आपने क्लियर करना है। पिछले वीक भी ये सवाल पूछा गया था, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। इनका जो लॉ है जो मैंने आपको बताया जिसके 111 आर्टिकल है उसमें ये चीज मेंशन है क्लियरली। उसके बाद है हमारे पास इसकी लोकेशन, ये कहां बैठता है? ये बैठता है बेटा हमारे पास हेग, नीदरलैंड। हेग में आपको से पूछा जाएगा इसकी लोकेशन किधर है, तो पीस पैलेस है जी। पीस पैलेस है कहां पे? हेग में, नीदरलैंड में। ये यूरोप की बात हो रही है। ये सामने आपको नजर आ रही है इसकी बिल्डिंग। इसमें जो जजेस है उनकी तादाद कितनी है सवाल बनता है। 15 इसके जजेस की तादाद है। उन जजेस का टेन्योर भी पूछा गया कितने साल होता है। ये तीनों चारों सवाल बने हैं किसी ना किसी पेपर में। तो जजेस का जो आईसीजे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसका हेडक्वार्टर किधर है, कितने जज है? 15 जज है। एक जज की जो सर्विस है वो कितने साल है? 9 साल है जी, याद की रखिएगा ये। ठीक हो गया। तीसरा डिपार्टमेंट हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। उसके बाद हमारे पास है जी चौथा डिपार्टमेंट। चौथा डिपार्टमेंट हमारे पास यूएन सेक्रेटरीट है। यह एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है कि यूएनओ को इस तरह से हमने लेके चलना है। इसके बारे में कुछ ज्यादा सवाल नहीं बनते, वैसे आपको नाम बता रहा हूं, नाम बताना चाहिए आपको। 5वें नंबर पे जो है हमारे पास ये ट्रस्टीशिप काउंसिल है। इसके बारे में एक सवाल बनता है कि आजकल ये डिसफंक्शनल हो गया। किसके बाद जी? 1994 के अंदर एक कंट्री था पलाऊ। पलाऊ एक कंट्री था जी। इसे इसकी इंडिपेंडेंस के बाद, इसे आजाद करवाने के बाद ये क्या होगा? डिसफंक्शनल हो गया। ट्रस्टीशिप काउंसिल ये था कि जो कॉलोनी थी, जो कंट्रोल में थे मुख्तलिफ कंट्रीज, उनसे क्या किया इसने? ट्रस्टीशिप ली। उन कंट्रीज को इसने क्या किया? अडॉप्ट किया, फिर उन्हें अपने पांव पे खड़ा किया और उन्हें आजाद कर दिया। तो आखिरी मुल्क था 1994 में पलाऊ। ये सवाल बना है पेपर में कि कौन सा मुल्क के बाद ये जो डिपार्टमेंट था ये डिसफंक्शनल हो गया है। आजकल ये डिसफंक्शनल हो गया है, लेकिन डिपार्टमेंट जब काउंट करेंगे तो 6 ही कहेंगे हम, 5 नहीं कहेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। तो ये दुनिया को जो है ना जी इकोनॉमिकली और सोशली जो है ना जी इंप्रूव करने का काम करती है। ठीक हो गया जी। तो ये 6 डिपार्टमेंट है हमारे पास यूएनओ के। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गए होंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज के हवाले से पूछता है फिर कि यूएनओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कितनी है? 6 है बेटा। वो भी हमारे पास कितनी होंगी? 6 होंगी। ये देखें, ये हमारे पास 6 लैंग्वेज है यूएनओ की। इन 6 में आप ये देखिए ना, याद इस तरह भी आ सकता है। फ्रेंच है हमारे पास, अरबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश और रशियन और स्पेनिश है। याद रखें एफ, फिर एफ से फ्रेंच, ए से अरबिक, सी से चाइनीज, ई से हमारे पास इंग्लिश, आर से हमारे पास रशियन और एस से हमारे पास स्पेनिश। तो ये फेसर बनेगा। फेसर वर्ड कौन सा बनेगा हमारे पास? फेसर, FACERS, फेसर्स। फ्रेंच, अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, रशियन और स्पेनिश। इसमें वो पूछता है अरबिक के हवाले से कि कौन सी लैंग्वेज नहीं है और कौन सी लैंग्वेज है, इस तरह से पूछेगा। तो अक्सर लोग इसे अरबिक को काउंट नहीं करते। अरबिक है लैंग्वेज, याद रखिएगा। अरबिक भी है। बाकी तो देखिए फ्रांस परमानेंट मेंबर है, इनकी होगी। चाइनीज, चाइना भी परमानेंट मेंबर है, ये भी होगी। इंग्लिश, यूके परमानेंट मेंबर है, यूएसए परमानेंट मेंबर है, इंग्लिश भी होगी। रशियन, रशिया परमानेंट मेंबर है। स्पेनिश ज्यादा मुल्कों में बोली जाती है, तो स्पेनिश भी है। तो स्पेनिश और अरबिक को याद रखिएगा। बाकी 4 तो आपको पता है परमानेंट मेंबर है, उनकी ज्यादादारी है, तो उनकी लैंग्वेज तो होंगी इसमें। बात समझ आ रही है? तो अरबिक और स्पेनिश को याद रखिएगा। स्पेनिश बहुत सारे मुल्कों में बोली जाती है। अरबिक भी आपको पता है पूरे अरब कंट्रीज है, उतने सारे मुल्कों में बोली जाती है। तो 6 इसकी क्या है हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया डिप्टी सेक्रेटरी जनरल की सीट को क्रिएट किया गया था। कब? 1997 में। सवाल बना है पेपर में कौन से साल में इस सीट को क्रिएट किया गया? 1997 में इसे क्रिएट किया गया था। इस वक्त जो हमारे पास जो इस वक्त है, अच्छा ये याद रखें, सीट क्रिएट किया गया इस सीट को 1997 में, 1997 में इसे सीट को क्रिएट किया गया। ठीक हो गया जी। उसके बाद आजकल जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम क्या है? उनका नाम है आमिना जे मोहम्मद। ये जो लिखा हुआ है आमिना जे मोहम्मद करंट डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है यूएनओ की। 2017 से आ रही है, ये भी 27 तक रहेंगी, 2026-27 तक रहेंगी ये। ठीक हो गया जी। आमिना जे मोहम्मद के बारे में सवाल ये तो पूछा गया डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कौन है?
सवाल ये बोलेंगे तो कौन से मुल्क से है? नाइजेरियन है, बेसिकली ये नाइजेरियन है, ब्रिटिश नाइजेरियन है। नाइजेरिया आपको अफ्रीका का मुल्क है। ठीक हो गया जी। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल भी, फर्स्ट डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी पूछा जा सकता है आपसे कि पहले डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कौन थे? तो लूसी साहब थे जी, लूसी फ्रेशी, ये थे जी पहले डिप्टी सेक्रेटरी जनरल। इस वक्त जो है आमना जे मोहम्मद है, नाइजेरिया से इनका ताल्लुक है, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। सीट कब क्रिएट की गई? 1997 में। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। उसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तान रिसेंट इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान आठवीं दफा पाकिस्तान क्या बनाया जी? यूएनओ का नॉन परमानेंट मेंबर बनाया। दूसरी बार, आठवीं बार पाकिस्तान यूएनओ का नॉन परमानेंट मेंबर बना, 2 सालों के लिए, 2025 और 26 के लिए। वोटिंग हुई है, 182 वोट मिले हैं पाकिस्तान को 193 में से, 193 में से 182 वोट मिले हैं पाकिस्तान के साथ। और कौन कौन से मुल्क है? सोमालिया भी इलेक्ट हुआ है, पनामा हुआ है, ग्रीस हुआ और डेनमार्क। 5 मुल्क बने हैं ना इस वक्त मेंबर अगले 2 सालों के लिए। पाकिस्तान ने जापान को रिप्लेस किया। जापान था एशिया से पहले, रीजन वाइज तकसीम है ये सीटें, तो जापान को रिप्लेस किया। पाकिस्तान करने जा रहा है 2025 और 26 के लिए। पाकिस्तान ने यूएनओ कब ज्वाइन किया था? ये सवाल बनता है। पाकिस्तान ने यूएनओ को 30 सितंबर 1947 को ज्वाइन किया था। पाकिस्तान यूएनओ का मेंबर कब बना? 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान इसका मेंबर बना था। कौन से नंबर पे बना था? 57th, मतलब इस पाकिस्तान से पहले 56 मुल्क और थे जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ था उस वक्त तक यूएनओ। पाकिस्तान 57th नंबर का मेंबर था यूएनओ का। एक वोट हमारे खिलाफ पड़ा था और वो था अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान ने मुखालफत की थी यूएनओ में हमारी, ड्यूरेंट लाइन की वजह से। वो ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। ठीक हो गया जी। तो ये सारे सवाल बने हैं, क्यों मुखालफत की थी, कौन सा मुल्क ने मुखालफत की थी? अफगानिस्तान ने की थी। 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया था। अभी पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर बना सिक्योरिटी काउंसिल का 2 सालों के लिए, 182 वोट मिले हैं। सोमालिया, पनामा, ग्रीस और डेनमार्क भी हिस्सा बने। ये भी सवाल बन सकता है, और कौन कौन से मुल्क बने? ठीक हो गया जी। जापान को रिप्लेस करेगा पाकिस्तान जनवरी 2025 से। इससे पहले पाकिस्तान 7 बार बन चुका है। तो पहली बार कब बना था? 1952 टू 1953, 1952-53 में पहली दफा पाकिस्तान 2 सालों के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बना था यूएनओ का। तो बस बाकी छोड़ दिया, बाकी नहीं पूछा जाएगा आपसे। पहला याद रखना है आपने, वो रिसेंटली जो बना है वो देख लें। इससे पहले वाला 2012 और 13 में बना था, ये भी याद रख लें। पहला याद रखें 52-53 का, फिर 2012-13 का, अभी 2025-26 के लिए। ये 3 जो है ना सी आपने याद रख रहे हैं, बाकी दरमियान वाले छोड़ दें, वो नहीं पूछे जाएंगे आपसे। तो ये बेटा आपका यूएनओ का टॉपिक था। तकरीबन मैंने इसमें आपको हर एक चीज एक्सप्लेन की। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको क्लियर हो।